नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश यादव। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10वीं की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कक्षा 10वीं का यह गणित है। अब चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का पेपर फरवरी 2022 से शुरू करने वाला है और इस बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 अंक का देने वाला है। इसलिए अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंकों से भी पास हो सकते हैं और अच्छा परसेंट बना सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से हल कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप अच्छे से अच्छा अंक खींच सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बाकी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपका अंक कम आएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और आपको समझना है, रटना नहीं है। जैसे कि हमने थंबनेल में देख लिया, रटना छोड़ो, समझो, है ना। तो समझाते हैं, चलो और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, अध्याय 1 कक्षा 10वीं का गणित से। तो प्रश्न क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप बताना है। पूर्णांक मतलब होता है संख्या, है ना। पूर्णांक मतलब क्या होता है, संख्या। अब यहाँ बताना है समपूर्णांक यानी सम संख्या। तो सम संख्या क्या है आपको पता होगा। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे दिया है क्या, m, और यहाँ पे दिया है दूसरा ऑप्शन में m-1, और यहाँ पे दिया है 2m, यहाँ पे दिया है 2m-1। तो सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m होगा। क्या होगा, 2m होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्यों होगा, यहाँ पे 2m ही क्यों होगा, सम संख्या का रूप यानी संपूर्णांक का रूप। क्योंकि यहाँ पे अगर हम m का मान अगर विषम रखते हैं तो पर भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो सम संख्या है। और अगर सम रखते हैं तो पर भी और विषम रखते हैं तो पर भी। चलिए आपको मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2m होगा संपूर्णांक का रूप। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम ये 2 है तो 2, और ये m का मान एक विषम संख्या, विषम क्या है, 7 है। 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो 7 दूना 14। देखिए जब m का मान हम रखे हैं 7, एक विषम संख्या, तो आया है 14 जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे हम m का मान 2m बराबर m का मान कितना रख लेते हैं, एक सम संख्या रख लेते हैं। तो ये 2 है तो 2 गुणित करके सम संख्या 8 ले लेते हैं, तो 8 दूना 16। तो देखिए कि ये 16 जो आया है क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जब हम m का मान एक विषम संख्या अर्थात 7 रखे हैं तो जो मान आता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और जब हम m का मान एक सम संख्या अर्थात 8 रखते हैं तो जो मान आता है 16 वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अर्थात ये होगा आपका सम पूर्णांक का रूप, है ना। और बाकी यहाँ अगर आप जब हम m का मान एक विषम संख्या रखेंगे, जैसे 7 रख देते हैं तो 7 तो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होता है, और 8 रखेंगे तो 8 तो हो जाएगा m का मान। तो जब यहाँ पे हम एक विषम संख्या भी रखते हैं m का मान तो पर भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और सम रखते हैं तो पर भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी किससे, 2 से। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो क्या है, सम संख्या है। अर्थात यही होगा 2m होगा आपका समपूर्णांक का रूप। अब इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए किसी पूर्णांक q के लिए, अब यहाँ पे देखिए m बोला था, यहाँ पे क्या बोल दिया, q बोल दिया। बात वही है, चेंज कर दिया है सिर्फ। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ पे सम पूछा था, यहाँ पे विषम पूछ रहा है। तो विषम क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो क्या है, विषम है। पूर्णांक का मतलब तो संख्या होता है, तो विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो विषम पूर्णांक का रूप होगा, कह रहा है। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2q-1 होगा। क्या होगा, 2q-1 होगा। अब क्यों होगा आपको मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए जब हम, जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पन्ना ले लेते हैं। जब हम डी नंबर होगा इसका आंसर, q-1 क्यों होगा, क्योंकि जब हम q का मान एक विषम संख्या रखते हैं तो 2 है, गुणित के रूप में है q। जैसे यहाँ पे m गुणित के रूप में था 2 के साथ, वैसे यहाँ पे 2q गुणित के रूप में है। क्योंकि स्थान पे हम विषम संख्या 7 ले लेते हैं। 1 है तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं,
धन 1 बराबर कितना आएगा, 7 दूनी 14 धन 1 15 हो जाएगा। 15 आया। 15 क्या 2 से विभाजित है? नहीं है। तो जो 2 से विभाजित नहीं है क्या है? विषम संख्या है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे q का मान एक विषम संख्या रखते हैं तो पर भी जो मान आता है वो 2 से विभाजित नहीं होता है। अब चलो अब क्या रखते हैं, q का मान एक सम संख्या रख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए 2 गुणित सम संख्या 8 ले लेते हैं। 8 धन 1 है ये, तो धन 1 बराबर कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 आ गया। क्या 17 है क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। तो देखिए इस तरह से जब हम q का मान, किसका मान, q का मान एक सम संख्या रखते हैं तो पर भी जो मान आता है 17 आया है, जैसे कि ये मान ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और जब हम q का मान एक विषम संख्या अर्थात 7 रखे हैं तो जो मान आया है 15 वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये दोनों। तो इस तरह से यही होगा आपका क्या, विषम पूर्णांक का रूप। क्या होगा, 2q धन 1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे q का मान सम रख दो या विषम रख दो, वह 2 से जो मान आता है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता वो क्या है, विषम संख्या है। तो इसका रूप तो यही कहलाया, फिर विषम पूर्णांक का रूप 2q धन 1 कहलाया। तो इस तरह से ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे n का वर्ग ऋण 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है। यहाँ पे n का मान क्या रखें कि वह 8 से विभाजित हो जाए। क्या एक पूर्णांक रखें, एक संख्या रखें, कह रहे हैं। अब संख्या, इसमें संख्या का मतलब यह है कि एक सम संख्या भी हो सकता है, एक विषम संख्या भी हो सकता है, ऐसे कह दिया। अब यहाँ पे कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत भी एक सम संख्या आता है और एक विषम संख्या आता है। तो एक विषम संख्या रखें कि सम संख्या रखें, तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कह रहा है एक विषम संख्या यानी एक विषम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या, तो एक विषम संख्या यही होगा, एक विषम संख्या रखेंगे, किसका मान, n का मान। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। तो इसका आंसर क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, अर्थात एक विषम संख्या होगा, एक विषम अंक होगा या संख्या होगा। तो n का मान हम एक विषम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कितना, 5 ले लेते हैं। 5 एक विषम है, यहाँ पे देखिए ये ले लिया हूं मैं 5, है ना, 5 एक विषम संख्या है। n का मान क्या ले लिए हम, 5 ले लिए। अब यहाँ पे क्या था, n का वर्ग ऋण 1 था, है ना, तो n की जगह में n का मान ले लीजिए हम 5, n का वर्ग है तो 5 का भी वर्ग, यहाँ पे ऋण 1 है तो ऋण 1। अब ये वर्ग है मतलब क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग है तो 5 गुणित 5 ऋण 1 है तो ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 25 ऋण 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 25 ऋण 1 बराबर 24 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो देखिए 24 क्या 8 से विभाजित है, 8 का 8 8 16 8 त्रिक 24, इसको बटे में करके देखते हैं, 8 का 8 8 त्रिक 24। तो इस तरह से जब हम n का मान एक विषम संख्या या विषम पूर्णांक रखते हैं, जैसे कितना रखें, विषम 5 रखते हैं, तो वह संख्या क्या होती है, 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। जब n का मान क्या रखते हैं तो विषम पूर्णांक रखते हैं, तो है ना, एक प्राकृतिक संख्या रखोगे तो क्या होगा, सम भी रख सकते हो, तो क्या होगा, 8 से वह विभाजित नहीं होगा, है ना। कैसे, जैसे आपको मैं यहाँ पे समझाया हूँ, अगर आप सम रखोगे, जैसे कि सम 2 है तो यहाँ पे n का मान 2 रखोगे, तो n का वर्ग है तो 2 का भी वर्ग, ऋण 1 है तो ऋण 1, 2 दूना 4, ऋण कितना होगा 1 है तो 1 बराबर 3, तो 3 तो छोटा आया है इसलिए ये देखो फिर भी समझ सकते हो, 3 8 से विभाजित नहीं होगा, है ना। सम संख्या रखने पर n का मान जो आएगा वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या रखेंगे, n का मान एक विषम संख्या रखेंगे, एक विषम पूर्णांक रखेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि HCF 65 और 17, यहाँ या तो यहाँ पे लिखा है अल्पविराम करके तो और बोल दिया हूँ 65 ये 17, है ना। तो 65 m ऋण 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब m का मान होगा, है ना। अब यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे, चलो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों का HCF किन का, यहाँ पे मैं आप समझा रहा हूँ, 65 और 117 का क्या HCF
बराबर अभी नहीं हमें ज्ञात है। और यहाँ पे क्या बोला है 65m ऋण 17, यानी हम m का मान क्या रखें, m का मान क्या हो कि 65 और 117 का HCF के बराबर आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। चलिए समझना आप। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन विधि से निकालते हैं, भाग विधि से। तो 65 हमारा छोटा है, इसको भाजक मानेंगे, और जो बड़ा है उसको भाज्य मानेंगे 117। अब भाग देते हैं तो 65 दूना 130 होगा, तो 117 है यहाँ, तो एक बार जाएगा भाग, 65 एकम 65। इस तरह से हम 7 में 5 घटाएंगे बचेगा 2, 11 में 6 घटाएंगे बचेगा 5। इस तरह से कितना आ गया 52 आ गया। अब फिर क्या होता है शेषफल भागित, चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। शेषफल भागित क्या हो जाएगा, शेषफल भागित ये वाला भाजक हो जाएगा 65 हो जाएगा, है ना। तो 52 एकम 52 एक ही बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 65 है, यही 52 है, तो ज़्यादा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 65 सॉरी 52 एकम 52, तो 52। अब 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा। इस तरह से आ गया शेषफल तो 13, तो शेषफल है 13 भागित फ्री हो जाएगा ये भाजक, भाजक है 52। तो 13 कम 13 दूनी 26, 13 दूनी 43, 13 चौको 52, 13 का दूनी कितने बार पढ़े हैं 4 बार, तो आया है 52। अब 52 घटाएंगे तो 52 घटाएंगे 0 बचेगा। इस तरह से शेषफल हमारा 0 है, भाजक कब होने पर 13 होने पर। तो इन दोनों का HCF कितना होगा 13 होगा, है ना। इन दोनों का HCF कितना होगा 65 और 17 का HCF होगा 13। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन है। तो इन दोनों का अर्थात 65 और 117 का HCF आया है 13। तो यहाँ पे हम m का मान क्या रखें कि इन दोनों को हल करने पर कितना आना चाहिए आंसर 13 आना चाहिए, कि 4 रखें कि 2 रखें कि 1 रखें कि 3 रखें। तो यहाँ पे m का मान हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 है ना, तो ये 4 रख के देखते हैं। 4, लेकिन 4 नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2 होगा, है ना। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ऑप्शन नंबर बी 2, तो m का मान क्या रखते हैं हम 2 होगा। क्या होगा इसका सही आंसर 2 होगा। क्यों होगा चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 65 m का मान रखते हैं 2, तो यहाँ पे गुणा के रूप में है इसलिए गुणित 2 ऋण 117 है तो 117। अब 65 दूनी कितना होता है 130 होता है ना। 65 दूनी 130 ऋण 117 है तो ऋण 117। अब 130 में जब हम 117 घटाएंगे, है ना, तो कितना बचेगा देखिए 130 ऋण 117 कर रहे हैं। तो ये 3 से 0 को 1 उधार दे दी तो बन गया ये 10। 10 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा अब 2, क्योंकि 1 उधार दे दिए हैं इसको 0 को, तो यहाँ पे 2 बचा। तो 2 में जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जब हम m का मान, किसका मान ये m का मान कितना रखे हैं 2 रखे हैं, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है 13 प्राप्त हुआ है, जो कि 65 और 117 का HCF भी 13 है। तो इस तरह से m का मान क्या होगा दोस्तों 2 होगा। क्यों, क्योंकि जब हम m का मान हम 2 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है, जो कि 65 और 117 का क्या है HCF है। तो ये होगा m का मान। इस तरह से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर, किस को 70 को और 125 को विभाजित करने पर 5 एवं 8 शेषफल बचे निम्न हैं। यानी हम ये जो संख्या दिया है 13, 65, 875, 1750, यह इनमें से किसी एक संख्या को ढूंढना है। इन संख्याओं को ढूंढ के हमें इनसे भाग देना है, इन संख्याओं से भाग देना है किनसे 70 और 125 से। तो शेषफल 70 का शेषफल 5 बचे और 125 का शेषफल 8 बचे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है 13 दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 13 भागित 70 करते हैं, ये वाला 13 भागित ये 70, 13 पहिया 65, 70 में 65 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। अब क्या करते हैं 13 भागित कितना करते हैं आप 125 करते हैं 125, 13 नम्मा
117, 13 नम्मा 117 है। यहाँ पे ये 5 है तो एक उधार इसको दे देंगे, क्योंकि 5 में 7 तो घटेगा नहीं, तो ये बन जाएगा कितना 15। 15 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8। यहाँ पे अब कितना बच गया 1, 1 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ सॉरी 1 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। और 1 में 1 घटाएंगे फिर से कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से इसका शेषफल कितना आ गया 8 आ गया, इसका शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। तो फ्रेंड्स वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगा 13 कहलाएगा। जब हम 13 से भाग देंगे, भाग दिए हैं 70 को, तो शेषफल 5 बच रहा है जो कि ये है। और जब 13 का भाग दिए हैं हम किससे 125, 13 भागित 125 किए हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 8 बच रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 13 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 13 है। जब हम 13 से भाग देंगे 70 को और 125 को तो क्रमशः उनका शेषफल 5 एवं 8 बचेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 को, नेक्स्ट क्या है हमारा 6वां प्रश्न है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक मतलब संख्या a एवं b निम्न रूप में लिखे हो, a बराबर क्या हो x का घन y का वर्ग एवं b बराबर x y का घन, जहां x एवं y क्या है अभाज्य संख्या है, तब HCF a b का होगा, है ना। a b का HCF क्या होगा ये कह रहा है। यहाँ पे a और b क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तब a और b का HCF क्या होगा, a का मान ये दिया है और b का मान ये दिया हुआ है, और x और y जो है क्या है अभाज्य संख्या है। अब मैं समझा रहा हूं अभाज्य क्या है, वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वह क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका एक सिंपल ट्रिक है, एक सूत्र टाइप से है ये। इसका आंसर क्या होगा y, ये यहां से ले लेंगे हम x, और ये लास्ट इसका फर्स्ट लेना है, सॉरी इस a का जो मान है उसको फर्स्ट वालों को लेंगे तो क्या हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा, है ना। a के हम लास्ट वाले मान को लेंगे तो y का वर्ग, और b के हम फर्स्ट वाले मान को लेंगे, फर्स्ट वाला मान क्या है x है तो x है। इस तरह से y का वर्ग x होगा। इसको हम सीरियल में जब लिखेंगे, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा था आपको, यहाँ पे लिख रहा था मैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको लेंगे a के मान के लास्ट मान को लेंगे, तो लास्ट मान क्या है y का वर्ग, और b के फर्स्ट मान क्या है x है तो x को ले लिए। तो जब इसको हम सीरियल में लिखेंगे ABCD के हिसाब से तो क्या हो जाएगा x y का वर्ग होगा, क्या होगा x y का वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा x y का वर्ग होगा। कहाँ पास है ये ऑप्शन नंबर बी x y का वर्ग, इस तरह से, है ना। ये एक सूत्र टाइप से है तो ये होगा इसका आंसर एक्स वाई का वर्ग। ये ध्यान रखना है जब a और b का मान दिया हो और x एवं y अभाज्य संख्या हो, तब a और b का HCF क्या होगा, जो a का मान होगा उसके लास्ट मान को लेना है और b के फर्स्ट मान को लेना है। तो जो हमारा a का लास्ट मान है y का वर्ग है और जो b का फर्स्ट मान है x है, और जब इसको हम सीरियल क्रमांक में लिखेंगे तो क्या होगा x y का वर्ग होगा, जो कि हमारा ये है आंसर। तो बी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा x y का वर्ग होगा। जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान रखना है ना। क्या करना है a के मान के लास्ट वाले पद को लेना है और b के फर्स्ट वाले पद को लेना है, वही होगा। और ये भी ध्यान रखना है अभाज्य संख्या हो, ठीक है, क्या हो अभाज्य संख्या, x एवं y क्या हो अभाज्य संख्या हो, तब a और b का मान क्या होगा ये होगा जो मैं बताया हूं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसको 7 को। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किया जाए, है ना, q बराबर वही बात है यहाँ पे, अब a और b की जगह में p q ले लिया है ना, बात वही है। तो p बराबर a b का वर्ग एवं q a का घन, b जहां a और b अभाज्य हैं तब एलसीएम। अब यहां पूछा था एचसीएम और यहां पूछ रहा है एलसीएम, तब p और q का क्या होगा एलसीएम होगा। यहां पे अब एलसीएम पूछ रहा है तो क्या करेंगे यहां पे हम, जैसे कि जब हमें एचसीएफ पूछा था तो क्या किए थे, a के
पहले मान को लिए थे, सॉरी ए के लास्ट वाले पद को लिए थे और बी के पहले वाले को लिए थे। तो यहाँ पे जब एलसीएम पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ये पी दिया है अर्थात ए के स्थान पे पी कर दिया है, तो यहाँ पे एलसीएम पूछा है इसलिए हम पी के लास्ट वाले मान को लेंगे। किसको? लास्ट वाले मान को, जैसे कि पहले लिए थे, है ना। और क्यू के फर्स्ट वाले मान तो क्या है, यहाँ पे पी का जो लास्ट वाला मान क्या है, बी का वर्ग है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कितना है, बी का वर्ग। यहाँ पे देखिए पी का लास्ट वाला मान बी का वर्ग है और क्यू का फर्स्ट वाला मान ए का घन है। तो इसको जब हम सीरियल के एबीसीडी के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, ए का घन बी का वर्ग। यही होगा इसका आंसर, क्या होगा, ए का घन बी का वर्ग, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाया हूँ, ये ए का घन बी का वर्ग, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम जब दोनों पूछता है तो आपको क्या करना है, जो ए या पी जो भी दिया रहा होगा उसका लास्ट वाले मान लेना है और जो क्यू दिया है उसका फर्स्ट वाला मान। तो इसका लास्ट वाला मान ये बी है और इसका ए का घन है, जो कि मैं यहाँ पे समझाया हूँ, ये है ना। तो इस तरह से करना है। इसका क्या आंसर होगा, ए बी का घन होगा, ये होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है, यानी विभाजित है। तो चलिए समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं से विभाजित है, जो ये ऑप्शन दिए हैं नीचे, है ना। कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 1 से तो विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 10 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, है ना। इसलिए ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक विभाजित है, कह रहा है ना। 1 से लेकर कितना तक, 10 तक सभी संख्याओं से, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से। तो ये तो 1 से हो गया, 10 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे देखिए अब ये 100 दिया है, तो 100 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित करना है, इसलिए ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे सी नंबर में 504 दिया है, तो 504 दिया है, तो ये 1 से तो हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। जैसे कि आपको 2 से कैसे हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और 3 का विभाजित का नियम क्या है, किसी भी संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हम 100 बता रहे हैं, 100 दिया है ना, तो 100 के अंकों का योग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी 100, इसके अंकों का योग 1 धन 0 धन 0 बराबर कितने आएगा, 1 आएगा। क्या 1 3 से विभाजित है, नहीं है, इसलिए 100 भी क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें 1 से लेकर पूरी कितने तक, 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ऐसे बोल रहा है प्रश्न। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, और ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 504, तो 504 2 से तो विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई अंक में कितना है, 4 है ना। विभाजित के नियम के अनुसार किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसलिए इसकी इकाई अंक में 4 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 504 का अंकों का योग देते हैं, 5 धन 0 धन 4 बराबर कितना आएगा, 9। 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 504 भी क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 504 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, क्योंकि 1 मिनट, 4 से तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये 5 से विभाजित होती है कि नहीं, इसको देखते हैं। 504 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 शून्य शून्य, लेकिन ये 4 तो विभाजित नहीं होगी। इस तरह से ये 5 से विभाजित नहीं होगी, है ना। तो सभी संख्याओं से 1 से लेकर
अब ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों तो जब विभाजित नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली यही होगा इसका आंसर। ये 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, 2520 विभाजित हो जाएगी। इसको 1 से विभाजित करोगे तो पर भी हो जाएगा, 2 से करोगे तो पर भी हो जाएगा, 3 से करोगे तो पर भी हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे कहाँ तक, 10 तक के अंकों से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कौन, ऑप्शन नंबर डी 2520, है ना। तो ये होगा आपका आंसर, जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। कौन, 2520। जैसे कि हम कुछ चेक करके देख लेते हैं। जैसे 2 से विभाजित हो जाएगी, 2500 कितना दिया है, 20 दिया है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, बटे 2 कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बच गया तो बन गया 12, 2 छक्का 12, 2 शून्यम शून्य। तो इस तरह से ये 2 से हो गया, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। इस तरह से ये सभी संख्याओं से 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से 1 से 10 तक की संख्याओं से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बाकी ये सब विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन 3 आंसर नहीं है। ये होगा आपका सही आंसर, डी नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना, 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का हम क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, है ना। 96 और 404 का HCF यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। चलिए, 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF पूछा है इसलिए। तो 96 भागित 404 कर लेते हैं, 404, है ना। अच्छा से लिख लेता हूँ, 96 भागित 404। तो यहाँ पे देखिए 96 का दोनिया हम से तो बनता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 96 गुणित 1 कर लेंगे। यहाँ पे साइड में दोनिया लिख लेंगे, 96 एकम 96 ही होगा। 96 गुणित 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल आई 1, और 9 दूनी 18, 1 19, 192 आ गया। यहाँ पे 96 गुणित 3 कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 96 का दोनिया लिख लिया हूँ। अब देखते हैं हम 96 का दोनिया हम कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 384 आएगा, और 5 बार पढ़ेंगे तो 480 आएगा। और यहाँ पे दिया है 404, तो कितने बार पढ़ेंगे हम 96 का दोनिया, 4 बार, तो कितना आएगा, 384। तो यहाँ पे लिखिए 4 बार पढ़ रहे हैं 96 का दोनिया, तो 384 आएगा। अब घटा देते हैं, तो 4 में 4 घटाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ पे 1 उधार दे दिए 0 को, तो बन गया 10, 10 में 8 घटाएंगे, बचेगा 2। यहाँ पे अब कितना बचेगा, 1, क्योंकि उधार दे दिए हैं तो 3 बच गया, तो 3 में 3 घटाएंगे, कुछ नहीं बच रहा है। इस तरह से आ गया शेषफल 20। तो 20 भागित क्या करेंगे हम, 96 करेंगे, क्योंकि शेषफल भागित 96 भाजक होता है। तो शेषफल भागित भाजक है 96। तो अब 20 का दोनिया 2 4 6 8 10, यानी 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौको 8 अर्थात 80, 20 चौको 80, और 2 पंचे 10 यानी 100 हो जाएगा। यानी कि 20 का पहाड़ा 5 बड़े पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो आया 80। अब यहाँ पे 6 में 0 घटाएंगे, 6 बचेगा। 9 में 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, आ गया कितना, 16। अब फिर शेषफल भागित भाजक करेंगे, तो ये हमारा भाजक है कितना, 20। अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 20 है, तो 16 एकम 16। अब 20 में 16 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 फिर आ गया शेषफल, तो शेषफल भागित ये वाला हमारा भाजक है, तो भाजक कितना आ गया, 16। तो 4 चौको 16, इस तरह से 0 आ गया, पूरी तरह से भाग चला गया। तो देखिए शेषफल कितना आया है, 0 आया है। भाजक कब है, तो 4 है, तो इसलिए इन दोनों का HCF क्या होगा, बराबर 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि देखिए भाजक 4 है, यहाँ पे देखिए भाजक कितना है, 4 है, तो शेषफल 0 आया है। तो इन दोनों का 96 और 404 का HCF क्या है, 4 है। तो अतः इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया है, तो ये होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मेहनत किया हूं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।